नमस्कार, प्रखर राजपूत को देखना है। यहाँ पर आज तारीख है 18 दिसंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरान के चाबहार पोर्ट पे भारत के तटरक्षक जो बल के जवान हैं और उनका जो जहाज वो पहुंच चुका है। अब ये मैसेज किसके लिए बहुत अहम है, इस वीडियो को आप डिटेल में देखिए, आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही भारत की एम्बेसी पे बांग्लादेश के अंदर हमला होने की कगार पे सिचुएशन बन चुकी है। हजारों की तादाद में वहां के जो कट्टर इस्लामिक सोच के लोग हैं वो हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस पे हमारे देश की मीडिया भी खामोश है, हमारे देश की सरकार भी खामोश है और हमारे देश की आवाम को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। तो यकीन मानिए ये खबर भी बहुत ज्यादा अहम होने वाली है। और साथ ही इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि इस देश में दो कानून चलते हैं। हिंदुओं के लिए अलग कानून है, मुसलमानों के लिए अलग कानून है, और दोनों ही कानूनों में कितना अंतर है इस वीडियो को डिटेल में देखिएगा, डिटेल में आप जानेंगे। और साथ ही गाजा में इस समय सीजफायर की जो पतली सी डोर थी वो भी एकदम टूट चुकी है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। वहीं ईरान ने इजराइल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का फोन हैक कर लिया है। ईरान ने यह दावा खुद नहीं किया, किसी और ने किया है। और यह दावा कहां से निकल के सामने आया, इसके पीछे वजह क्या है, यह भी एक बहुत बड़ी घटना है। इसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। यानी यकीन मानिए आज की जो खबरें हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा अहम होंगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। कुछ विशेष टॉपिक्स पे हम लोग चर्चाएं करेंगे। इस वजह से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, कैसी लगती, कोई कमी है, कोई चीज़ सुधारी जा सकती है या फिर सारी चीज़ें सही है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो आपका कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो आप कमेंट करते रहें, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं दोस्तों। और सबसे पहली और सबसे बड़ी जो भारत और ईरान की साझेदारी को इस समय पूरी दुनिया के सामने लेके आ रही है वो खबर आपको बता रहा हूँ कि इस समय चाबहार पोर्ट ईरान के अंदर एक ऐसा पोर्ट है जिसको भारत ने बनाया। भारत ने अपने पैसे लगाए, भारत ने अपना आदमी और अपना इंजीनियर वहां पे भेजा और ईरान और भारत के ताल्लुकात को मजबूत करते हुए ईरान ने अपनी जमीन दी और भारत ने वहां पे एक पोर्ट बनाया जिसका नाम था चाबहार पोर्ट। अब ये चाबहार पोर्ट जैसे ही बना, अमेरिका के राष्ट्रपति को ये बात अच्छी नहीं लगती। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये चाबहार जो पोर्ट है ये गलत है और ईरान इससे पैसे कमाएगा। अब चूंकि ईरान से अमेरिका की दुश्मनी थी, पोर्ट भारत ने बनाया था, लेकिन अपने दुश्मनी निकालते हुए, भारत का भी गला दबाते हुए उस चाबहार पोर्ट पे सेंसस लगा दिया था अमेरिका ने और कहा था कि यहाँ कोई भी जहाज आके नहीं रुकेगी और अगर कोई भी जहाज आके रुकती है तो उसको हम अपना दुश्मन समझेंगे। और इसी के बाद चाबहार पोर्ट पे कोई भी जहाज नहीं आती थी। लेकिन ताजुब भरी बात आप सुनिए, आज भारत का जो तटरक्षक बल जहाज जिसको हम कोस्टल गार्ड शिप कहते हैं वो चाबहार पोर्ट पे पहुंच चुका है। वहां पे हमारे तटरक्षक जो जवान है वो भी पहुंच चुके हैं। हालांकि ये कोई कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए वहां नहीं गए हैं, वहां कोई लड़ाई का सिचुएशन नहीं है। लेकिन अगर भारत के नौसेना के जवान वहां पे गए हैं तो मतलब बड़ा साफ है दोस्तों कि भारत और ईरान के बीच ये बात कंफर्म हो गई है कि अगर एक दूसरे देश पे कोई भी हमला होगा तो भारत ईरान की मदद करने के लिए जाएगा और ईरान भारत की मदद करने के लिए आएगा। अब ये मैसेज साफ तौर पे किसको गया वो आप समझ सकते हैं। ये मैसेज साफ तौर पे किसको गया और किसके लिए चेतावनी है कि अगर किसी ने ईरान पे हमला किया और खासकर नेवी सेक्टर में किया तो सबसे पहले भारत आएगा। किसके लिए गया आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। तब तक अगली खबर का रुख करते हैं दोस्तों। और अगली खबर निकल के सामने आ रही इस समय ईरान और इजराइल के बीच एक साइबर अटैक के दौरान कहानी निकल के सामने आई है कि जो इजराइल की मीडिया है, ईरान ने इस पर कुछ नहीं कहा, जो इजराइल की मीडिया है उसने क्लेम किया है कि इजराइल के जो पूर्व राष्ट्रपति थे और जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका नाम था नफ्ताली बेनेट के फ़ोन को ईरान के हैकर ग्रुप जो कि हडाला में रहते हैं, हंडाला एक जगह है, वहाँ पे बैठे बैठे उन्होंने कुछ ऐसा साइबर अटैक किया कि जो नफेट बेनेटल हैं उनकी मोबाइल फ़ोन को हैक कर लिया। आप स्क्रीन पे न्यूज़ देख सकते हैं क्या कुछ लिखा है कि ईरानियन हैकर ग्रुप फ्रॉम हंडाला हैक्ड। अब आप सोचिए इतना इंटेंस लेवल का साइबर अटैक हुआ है और इससे इजराइल बुरी तरीके से डरा हुआ है। और डरने के पीछे वजह यह है कि अगर राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का फोन हैक हो रहा है तो ये साधारण फोन नहीं होगा, इसकी सिक्योरिटी नेक्स्ट लेवल की थी। इसमें तमाम फीचर्स लगे थे,
इवन इजराइल में तो एंड्रॉयड बैन भी है, आईफोन की यूजेस वहाँ पे होते हैं, चूँकि आईफोन को बड़ा सेफ बड़ा सुरक्षित माना जाता है। लेकिन अगर आईफोन ही हैक हो गया, वो भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का है हो गया, तो फिर ताजुब की बात यह है कि सेंसिटिव जानकारियाँ सेफ कहाँ है इजराइल की। और इसी बात को लेके अब इजराइल की आवाम बुरी तरीके से परेशान है कि भाई साहब हमारी सेंसिटिव जानकारी की कोई इज्जत ही नहीं। ईरान जिसको हम एकदम कुछ नहीं समझते, वो हमारी सेंसिटिव जानकारी को निकाल के लेके जा रहा है, और यही चीज अब इनको परेशान कर रही दोस्तों। खैर, इधर ईरान ने इनको सबक सिखाया ही है, बदला लेने के लिए लगातार हमास पे हमला कर रहे हैं। रिपोर्ट आपके सामने है, हमास पे इन्होंने हमला किया और ईस्टर्न गाजा पे इन्होंने भयानक तरीके से एयर स्ट्राइक की है, भयानक तरीके से, और साथ ही मोर्टार भी दागे हैं। रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि 10 से ज़्यादा लोग घायल हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट की माने तो 7 लोगों की मौत भी हुई। यानी गाजा को दहलाने में इजराइल एक कदम भी पीछे नहीं हट रहा है, एक कदम भी। अब इजराइल से जब पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हालांकि एक दिन पहले ही अमेरिका की तरफ से फटकार आई है। अमेरिका ने इनको डाटा फटकारा और कहा कि बिना मुझसे पूछे आपने हमला क्यों शुरू कर दिया। लेकिन आज इजराइल फिर भी अमेरिका की बात को तवज्जो नहीं दे रहा, एकदम तवज्जो नहीं दे रहा। आज फिर बढ़ चढ़ के हमला कर रहा, बढ़ चढ़ के मार रहा, और फिर से एयर स्ट्राइक की है, जो कि सीज फायर की शर्तों का पूरी तरीके से वायलेशन है, पूरी तरीके से वायलेशन है सीज फायर की शर्तों का। चूंकि एयर स्ट्राइक गजा के ईस्टर्न एरिया में हुई है। इससे पहले आईडीएफ के जवान ये कह देते थे कि हमने तो येलो लाइन के आसपास किया, चूंकि वहां पे हमने हमास के लोगों को अपनी तरफ आते देखा। लेकिन बड़ा सवाल निकल के सामने आता है कि येलो लाइन वाला तो चलो हम मान लेते हैं कि जस्टिफाइड है, लेकिन ये क्या है, ईस्टर्न गाजा में एयर स्ट्राइक क्यों है? जो लोग हमेशा ये कहते हैं कि हमास और जो फिलिस्तीनी ग्रुप हैं उन्होंने सीज फायर को तोड़ा है, वो सीज फायर नहीं करने देना चाहते, आज उनसे यह सवाल है कि ये अटैक क्यों, एयर स्ट्राइक क्यों? और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस समय इजराइल जिद पे अड़ गया और अमेरिका घुस गया, एकदम इजराइल के पास घुस गया है। अमेरिका अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा कि सीज फायर हो जाए। सेकंड फेज में एंट्री करने के लिए पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि सारे बंधकों की बॉडीज को लौटाया जाए, यही शर्त है। एक बॉडी बची है, बाकी जितनी भी बॉडीज थी उसको हमास ने हैंडओवर कर दिया इजराइल को। एक बॉडी बची है रैन गिबली की, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। और इस बॉडी को न लौटाने के पीछे कहानी यह है कि वहां पे भारी बरसात हो रही है, जमीन पे 1-1 फीट 2-2 फीट पानी है। गाजा कोई समतल जमीन अब है नहीं, कहीं बिल्डिंग के मलबे हैं, कहीं मिसाइल गिरी है तो जमीन में खड्डा हो गया है, कहीं कोई ऊंचा टीला बन गया, तो हर जगह पानी इकट्ठा हो रहा है। जैसे आप एक टूटी सड़क देख लें तो गड्ढों में पानी इकट्ठा होता है, सेम सिचुएशन गाजा की है। गाजा पूरी तरीके से टूट के तबाह है, तो वहां पे पानी इकट्ठा हो रहा है। बरसात वहां पे क्या आलम है, आपको मैंने वीडियो में सुबह भी दिखाया था, एक बार फिर से आप देख लें। तो जहां पे इतना पानी भरा हो और उस पानी के अंदर मिट्टी हो और मिट्टी के कई फीट नीचे डेड बॉडी हो, तो वहां पे खोद के कैसे निकाला जाएगा? कौन सी ऐसी मशीन आएगी जो वहां पे खुदाई कर पाएगी? और इसी वजह से हमास ने कहा कि भैया थोड़ी सी मोहलत दे दो, ये बरसात थम जाए, उसके बाद मिट्टी जब सूखी होगी तो हम खोद के डेड बॉडी आपको सौंपने की कोशिश करेंगे। लेकिन इजराइल और अमेरिका लगातार जिद पे अड़े हुए कि हमें बॉडी आज ही चाहिए। और इसी बात को लेके अब सीज फायर कंप्लीटली टूट सकता है दोस्तों, और बड़े हमले देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। ईरान लगातार अपने मिसाइल, अपने डिफेंस सिस्टम को इंक्रीज कर रहा है। साथ ही रिपोर्ट ये भी निकल के सामने आई थी कि आयरन डोम में भी सेंध लगाने की कोशिश ईरान ने की थी। तो आने वाले टाइम में सिचुएशन बद से बदतर हो जाएंगी, और ये चीज इजराइल जानता है। तभी उसका प्लान ये है कि इससे पहले कि ईरान कंप्लीटली तैयार हो जाए, इससे पहला कि हिजबुल्लाह के हथियारों का जखीरा भर जाए, कर लो जो करना है, जो कर सकते हो कर लो, चूंकि उसके बाद मौका नहीं है दोस्तों। खैर, इधर ये तमाम चीजें चल ही रही हैं। इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है अमेरिका और वेनेजुएला के हवाले से। अमेरिका ने एक बड़ा आरोप लगाया है, और ये आरोप सुनने के बाद मुझे हंसी भी आती है, ताजुब भी होता है, और एक आदमी अपने एटीट्यूड में कितना आगे बढ़ सकता है दोस्तों, ये भी आपको बताता हूँ। अमेरिका ने आरोप लगाया है वेनेजुएला के ऊपर कि वेनेजुएला अमेरिका से तेल चोरी करता है। अब बड़ा सवाल ये कि भाई अपने आप में तुम्हारी सबसे बड़ी सेना है,
तुम अपने आप में सबसे ज़्यादा डिफेंस पे खर्चा करते हो, कहते हो कि तुमसे ज़्यादा न्यूक्लियर किसी के पास नहीं, तुम ये कहते हो कि तुमसे बड़ा सुपर पावर कोई नहीं है, और वेनेजुएला तुम्हारे तेल को चोरी कर रहा है। चलो मान लेते, तुम आरोप लगा रहे हो उसने तेल चोरी किया, तो हम एक्सेप्ट कर लेते तेल चोरी किया, लेकिन प्रूफ तो आपको देना होगा कि कहाँ से चोरी किया, कब चोरी किया, आपके पास तेल का कौन सा ऐसा कुआं है जहाँ से चोरी हो गया, आपके जहाज़ों से उसने लूट लिया या फिर आपके ऊपर हमला कर दिया, क्या बात है उसमें। बिल इसमें से कोई भी बात अमेरिका को बताने को तैयार नहीं है। बस अमेरिका ये कह रहा है कि वेनेजुएला हमारा तेल चोरी कर रहा है, इस वजह से किसी भी वक्त वेनेजुएला के साथ जंग शुरू हो सकती है अमेरिका की। वेनेजुएला ने भी अपनी कमर कस ली है। जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं मादुरो, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भैया करेंगे या फिर मरेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। मतलब पुष्पा है एकदम कि भाई झुकेगा नहीं साला। देखिए अमेरिका से टकराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। 10 में से 9 देश ऐसे हैं जो अमेरिका से टकराएंगे तो हार जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी जज्बा तो है वेनेजुएला में, कह रहा हारेंगे नहीं, लड़ेंगे मरेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं इनके आगे। तो अमेरिका और वेनेजुएला के बीच भी लड़ाई बहुत जल्द देखने को मिल सकती है, लेकिन इससे भी बड़ी एक लड़ाई भारत की तरफ आ रही है। और भारत की ये गोदी मीडिया जो है, भारत की भांड मीडिया जो है, ये मुंह में ऐसे दही जमा के बैठी है दोस्तों। कई सारी सोशल मीडिया पे वीडियोस निकल के सामने आ रहे हैं जहां पे ये दिखाया जा रहा है कि भारत की एम्बेसी पे हमला हो रहा है। कहां पे? बांग्लादेश के अंदर। दरअसल बांग्लादेश के एक लीडर ने बयान दिया था, मैंने उसके बारे में आपको बताया भी था कि भारत के कई टुकड़े वो कर देगा, भारत को मिट्टी में मिला देगा, भारत का जो तिरंगा है उसको अपने पैरों तले कुचल देगा, पश्चिम बंगाल को अपने में ले लेगा। ये तमाम बातें उसने बोली थी। इसी के बाद भारत ने भी कुछ कड़ा रुख अपनाया था और अब भारत की एम्बेसी पे हमला करने के लिए कई हजारों की तादाद में लोग एम्बेसी की तरफ बढ़ रहे हैं। जो बांग्लादेश की आर्मी सिचुएशन संभालने की कोशिश कर रही है, इवन या फिर दिखावा ही कर रही है, लेकिन क्या वहां के हालात है आप एक बार स्क्रीन पे देख लें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में भीड़। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता, सोशल मीडिया पे ये वीडियो बहुत तेजी के साथ सर्कुलेट हो रहे हैं और कई सारे न्यूज चैनलों पे भी ये वीडियोस चल रहे हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो हमारे देश की गोदी मीडिया है, उसने इस बारे में कहीं भी जिक्र नहीं किया। अब बड़ा सवाल निकल के सामने आता है कि हमारी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हमारी 3rd लार्जेस्ट सेना है, तीसरी सबसे पावरफुल सेना पूरी दुनिया में हमारी है, ऐसा माना जाता है। एयरफोर्स में तो आजकल हमारी जो रैंकिंग है चाइना से ऊपर आ चुकी है। अब कैसे आ चुकी है उसमें कई सारी टेक्निकलिटी है, उसको आप डिटेल में जानते भी होंगे, मैंने आपको बताया। जिसको नहीं पता मैं कभी फुर्सत में बता दूंगा। लेकिन इतना सब होने के बावजूद अगर बांग्लादेश जैसा देश, जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं थी 1971 से पहले, जो लात खाता था पाकिस्तान से, अगर वो हमको आंखें दिखा रहा है, तो फिर ये सेना, ये आर्मी, एयरफोर्स, ये योजना, वो योजना, हजारों करोड़ की डील, ये राफेल, ये सुखोई, ये मिराज, ये सब क्यों? अमेरिका से हम हथियार लेने की बात करते हैं, रशिया से हम हथियार खरीदने की बात करते हैं। मोदी साहब 2 दिन भारत में नहीं रहते, तीसरे चौथे दिन निकल पड़ते हैं विदेशों के दौरे पे। भाई मिलता क्या है इन दौरों से? अगर ऐसे चूतिया जैसे देश, शब्द गंदे लेकिन साफ कह रहा हूं भाई साहब, ऐसे ऐसे देश अगर हमको कहते हैं कि हम तुम्हारे टुकड़े कर देंगे, तो भाई हमारी हैसियत क्या है फिर? मतलब एक शायरी आपको सुनाता हूं कि सीधी जिंदगी नहीं चाहिए, थोड़ा सा गुरूर होना चाहिए। सीधी जिंदगी नहीं चाहिए, थोड़ा सा गुरूर होना चाहिए। हाँ, वो शख्स जिसके पास ताकत है उसे थोड़ा सा मगरूर होना चाहिए। सीधी सी जिंदगी नहीं चाहिए, थोड़ा सा गुरूर होना चाहिए। हाँ, वो शख्स जिसके पास ताकत है वो थोड़ा सा मगरूर होना चाहिए। वो हमारे सामने हार जाए ऐसा दुश्मन नहीं चाहिए, वो हमारे सामने हार जाए ऐसा दुश्मन नहीं चाहिए। हमारा दुश्मन तो घुटनों पे मजबूर होना चाहिए।
दुश्मन अगर है तो वो घुटनों पे मजबूर रहे। ऐसा नहीं चलता कि वो धमकी देते रहा और हम सोचते रहे अरे ये क्या उखाड़ लेगा, छोड़ो। ऐसा नहीं, हमको वो चाहिए कि उसने बोला कैसे। कभी हमको नेपाल बोल देता यार, पाकिस्तान चाइना की बात छोड़ो, नेपाल बोल देता है भारत के खिलाफ। ये बांग्लादेश धमका रहा है, क्या इज्जत है हमारी। लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री साहब, मोदी साहब और बाकी राज्यों में क्या हो रहा है वो आपको बता देता हूं। एक देश दो कानून। अनुज चौधरी नाम आपने सुना होगा, संभल के सीईओ थे, काफी पॉपुलर हुए, काफी नाम कमाया, काफी नफरत कमाई, जो भी इनकी कहानी थी। कई सारे लोग इनसे नाराज हैं, कई सारे लोग खुश हैं। इनका आप कई सारा वीडियो देखेंगे जिसमें हाथों में गदा लेके कई जगहों पे लीड कर रहे हैं। कहीं ये भजन कीर्तन वहां पे हो रहा था, गाने लगे, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं। मैं सच बताऊं, दिल से अपने कहता हूं कि अगर हजारों की भीड़ कहीं खड़ी है और हजारों की भीड़ किसी चीज को लेके चल रही हो, चाहे ताजिया हो, चाहे भगवा यात्रा हो, आप सिक्योरिटी में हैं तो आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं, आप हाथों में गदा ले सकते। कहीं भजन कीर्तन हो रहा, आप उस धर्म से बिलोंग करते, आप गा ले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है कि एक टीआई साहब है, टीआई साहब ट्रैफिक के, कन्नौज के, ये सब इंस्पेक्टर, इनका नाम है अफाक खान। इंस्टाग्राम के इनके लगभग 1 मिलियन फॉलोअर हैं। और ये फॉलोअर ऐसे नहीं हुए, इन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है, समाज को बहुत कुछ चीजें सिखाई हैं, इस वजह से इनके फॉलोअर है इतने। ये बड़ी अच्छी ट्रैफिक के नियम की वीडियोस बनाते हैं, ये कभी नफरती भावना को नहीं फैलाते। लेकिन इन्होंने एक स्कूल में पैगंबर मोहम्मद के बारे में अच्छी अच्छी बातें क्या बता दी, और वर्दी में थे, इनके ऊपर आरोप लग गया कि ये इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं। इसके बाद इनको लाइन हाजिर किया गया, सस्पेंड किया गया। मतलब आप सोचिए कि उधर एक सीईओ साहब भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में एक शब्द क्या बोला, सस्पेंड। यही इस देश के दोहरे कानून का हिस्सा है। और बांग्लादेश फिर क्या कर रहा है उसके बारे में बात नहीं। खैर, क्या कहा जाए। तो फिलहाल ये थी पूरी खबर। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।